We will discuss the brief introduction to the nomenclature, importance of Latin names and binomial system, with an introduction to International Code of Botanical Nomenclature या ICBN, and later advanced जो name है इसका वो ICN है. ICBN was the primitive name and ICN is the latest name of this nomenclature code. So it is a common misconception that taxonomy is very difficult and very specialized. ठीक है, मोस्टली ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो प्लांट टेक्सोनमी है वो बहुत मुश्किल है, लफ्ज़ों को नामों को याद रखना बहुत मुश्किल है, और इनके जो रैंक्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, फैमिलीज वगैरह, इनको याद रखना बहुत मुश्किल है. लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि टेक्सोनमी इज़ अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस. ये एक लर्निंग का एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रैक्टिस के ज़रिए आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है इससे. एंड इफ़ वी डिफाइन द नोमेनक्लेचर, इट इज़ द असाइनमेंट ऑफ प्लांट नेम्स यूजिंग अ फॉर्मल सिस्टम. ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैंने इन स्लाइड्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया है. एक तो आपकी इससे जो पेपर प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी, और दूसरा डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग समझने में आसानी होगी. सो प्लांट्स को नाम देने का जो फॉर्मल सिस्टम है उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं. और इफ़ ये जो नाम नोमेनक्लेचर है, ये जो नाम है, ये दिए जाते हैं कोड के ज़रिए. ठीक है, एक ही पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए नाम दिए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, और वो नाम यूनिवर्सल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो सेम नाम जो है वो यूज़ होते हैं, साइंटिफिक नेम. सो ये इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स को एब्रीवेट किया जाता है ICN से. और फॉर्मली पहले इसको कहा जाता होता था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ओके, सो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में जस्ट प्लांट्स को डील करता था, और ICN जो है अब सारे ऑर्गेनिजम्स को, लाइक प्लांट्स, एल्गी और फंजाई की जो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड टाइप्स हैं, उन सब को ये डील करता है ICN. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन जो होती है वो ग्रुपिंग होती है, और ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज. Classification is the basic component of taxonomy, and taxonomists are the scientists who deal with the identification and classification of organisms. So, why we need Latin names? Plants के नाम आप उर्दू में भी हैं, पंजाबी में, इंग्लिश में, और इसी तरह से डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं. तो हमें लैटिन नेम्स की क्यों ज़रूरत है? लैटिन नेम्स या साइंटिफिक नेम्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है, कॉमन नेम्स जो. ठीक है, कॉमन नेम्स दीज आर नॉट यूनिवर्सल. अपने अपने इलाके में तो वो नाम उसी ज़ुबान में होगा, लेकिन अगर किसी दूसरे एरिया में चले जाएं तो वहाँ के लोग को किसी और नाम से पुकार रहे होंगे, तो आप उससे फेमिलियर नहीं होंगे. सो पहला जो कॉमन नेम्स का ड्रॉबैक है वो ये है कि दीज आर नॉट यूनिवर्सल्स. और दूसरा जो ज़्यादा प्रॉब्लम इसके साथ एसोसिएटेड है कि दीज आर सो मैनी, टू मैनी. ठीक है, एक प्लांट है जैसे निम्फिया एल्बा, ये वाटर प्लांट है. इंग्लिश में इसके 15 नेम्स है, फ्रेंच में 4 है, जर्मन में 105 है, डच में 81 है, और रशियन में 221 है. और ओवर 5,000 कॉमन नेम्स हैं इस प्लांट के ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट एरियाज एंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, ट्रेडिशनल नेम्स हैं डिफरेंट इसके. लेकिन अब ये इतने ज़्यादा नामों से पहचाना जाता है कि अगर कोई जर्मनी से आया हुआ बंदा पाकिस्तान के सिंध वाले में या पंजाब के किसी स्पेसिफिक एरिया में चला जाता है तो वो उस नाम को पहचान नहीं पाता. और सो दीज आर टू मैनी कॉमन नेम्स, दीज आर नॉट यूनिवर्सल्स. और इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, कुछ प्लांट स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनके कॉमन नेम्स होते ही नहीं. जैसे कैरेट्स है, कैरेट्स के 2000 स्पीशीज़ हैं,
और सारी स्पीशीज को ओवरऑल इंग्लिश में एक ही टर्म सेज के नाम से यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट स्पीशीज है ना, कैरेक्स एल्बा है, कैरेक्स पेटियोला है, और इसी तरह से डिफरेंट स्पीशीज है ना कैरेक्स की। तो हर एक स्पीशी का अलग अलग कॉमन नेम नहीं है, और यही केस बहुत से और दूसरे प्लांट्स के साथ भी है कि एक जैसे बहुत सारी स्पीशीज जो एक ही जीनस की होती हैं उनको इकट्ठा एक ग्रुप नेम दे दिया जाता है इंग्लिश में या किसी लोकल लैंग्वेज में भी। तो उनके बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम्स होते ही नहीं हैं। So Latin names are used to understand by all taxonomists all over the world. Common रखने के लिए और सिमिलैरिटी रखने के लिए पूरी दुनिया में Latin names जो है वो यूज किए जाते हैं for identification and classification of plants. So इसके अलावा एक और इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या था कॉमन नेम का, डिफरेंट प्लांट्स के एक जैसे नाम भी हो सकते हैं, जैसा कि बैचलर्स बटन एक इंग्लिश प्लांट, इंग्लिश नेम है प्लांट का, और ये नेम जो है ये टेनिसिडियम वल्गैर के लिए भी यूज होता है, नॉटिया आर्वेंसिस के लिए भी यूज होता है, और सेंचुरा साइनस के लिए भी यूज होता है। सो सेम नेम समटाइम्स ऐसा होता है कि सेम कॉमन नेम डिफरेंट स्पीशीज के लिए भी यूज हो रहा होता है, तो साइंटिफिकली फिर एम्बिगुअस होता है, इस वजह से वो भी जो है वो वैलिड नहीं होता। सिमिलरली कॉमन नेम्स जो होते हैं सेम स्पीशी के बहुत सारे कॉमन नेम्स भी हो सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया कि टू मेनी नेम्स हो सकते हैं, जैसे कॉर्नफ्लावर है, ब्लू बॉटल है, बैचलर्स बटन है, और रेश रोपन है, ये सारे एक ही प्लांट सेंचोरा साइनस के नेम्स हैं, ठीक है। सेंचोरिया साइनस जो है ये जो आपको साइड पिक में नजर आ रहा है ब्लूइश कलर का फ्लावर है इस प्लांट का, इसके ये 3 कॉमन नेम्स डिफरेंट यूज होते हैं डिफरेंट जगहों पर। So selection has several advantages over modern languages. Latin is a dead language and as such meaning and interpretation are not subject to change unlike English and other languages. ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने लैटिन लैंग्वेज का जो सिलेक्शन है वो इस बेस पर की कि ये ऐसी है कि इसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस नहीं हो सकते, ये प्रिमिटिव लैंग्वेज है, एक पुरानी लैंग्वेज है और सेम रहेगी, और इट इज स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट इन मीनिंग। उसके बाद ग्रामेटिकल सेंस ऑफ द वर्ड इज कॉमनली ऑब्वियस, ठीक है। मोस्टली करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर किसी भी चीज़ का नाम होता है तो वो एक अच्छी सेंसेबल नाम होता है। इसके अलावा लैटिन लैंग्वेज जो है एम्प्लाइज रोमन अल्फ़ाबेट विच फिट्स वेल इन द टेक्स्ट ऑफ द मोस्ट लैंग्वेजेस। ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हैं दुनिया में पाई जाने वाली उनमें लैटिन वर्ड्स, मल्टीपल लैटिन वर्ड्स जो है वो इंक्लूडेड है। इस वजह से साइंटिस्ट ने लैटिन लैंग्वेज का सिलेक्शन किया टू गिव द साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स। अर्लीस्ट टेक्सोनोमिस्ट कौन से थे? Aristotle was the first to attempt to classify all the kinds of animals in his Historia Animalium in Latin. For the first time एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया अरिस्टोटल ने, और उसने जो क्लासेस बनाई उन क्लासेस को उसने पब्लिश किया अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमेलियम में। आफ्टर हिज एरा अरिस्टोटल का जो स्टूडेंट था थियोफ्रेस्टस, जिसको उर्फे आम में फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, उसने फिर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पे काम शुरू किया, और पहली दफ़ा उसने हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम उसने प्लांट एनाटॉमी को डिस्क्राइब किया और प्लांट को डिफरेंट क्लासेस में ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, पेरिनियल्स वगैरह में डिवाइड किया, और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को उसने पब्लिश किया अपनी किताब दी हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसके बाद जॉन रे एक बॉटनिस्ट था हु फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड पोलिनोमियल सिस्टम, ठीक है। पहले पोलिनोमियल सिस्टम वजूद में आया था और उसमें भी लैटिन नेम्स दिए जाते थे, लेकिन इसका क्या ड्रॉबैक था कि लंबे लंबे नाम होते थे। पोली का मतलब होता है ना मल्टीपल या ज्यादा, तो पोलिनोमियल सिस्टम जो है वो 18वीं सदी से पहले जो है वो अमल में आया था। जॉन रे ने ये पेश किया था। जैसा कि देखो आपको ये स्क्रीन पे नाम नजर आ रहा है इस प्लांट का, ये येलो फ्लावर्स वाला जो प्लांट है इसका नाम इसमें लिखा हुआ है
Ranunculus silibus, Retroflexus peducolus falcatus, Colle erectophalis compositus। ये पूरा एक नाम है, ठीक है। इस प्लांट का ये पूरा एक नाम है अकॉर्डिंग टू द पोलिनोमियल सिस्टम। और इस ये लैटिन में इसका मतलब क्या है कि द बटर कप विद द बेंड बैक सेपल्स, कर्व्ड फ्लावर्स, स्टॉक्स, एरेक्ट स्टेम्स एंड कंपाउंड लीव्स। ये इतने बड़े नाम जो हैं ये फिर उस वक्त पोलिनोमियल सिस्टम में बहुत सारे प्लांट्स के दिए हुए थे, तो इनको याद रखना बहुत मुश्किल था और बहुत कंफ्यूजन काज होती थी समटाइम्स। So later on in 1707 to 1778, Carolus Linnaeus, जिसको फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी कहा जाता है या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ही एस्टैब्लिश्ड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और अब उसने जो सिस्टम दिया वो दो नामों पर मुश्तमिल था। इट वाज द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। दो नाम कौन से थे? जैसे रोजा इंडिका है, रोजा इंडिका है, रोजा इसकी जीनस है और इंडिका इसकी स्पीशीज नेम है, ठीक है। सो जीनस एंड स्पीशीज पर कॉन्सिस्ट करते हुए कोई भी प्लांट का नाम जो है वो दो नामों पर कॉन्सिस्ट करता है बायनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो लिनियस ने अपना ये सिस्टम जो है अपनी बुक स्पीशीज प्लांटेरम में पब्लिश करवाया 1753 में, सही है। फॉर एग्जाम्पल डायंथस कैरोफाइलस एक नाम है प्लांट का, जैसे मैं आपको रोजा इंडिका बता रही हूँ, ठीक है। रोजा इंडिका के साथ भी जो साइटेशन है वो एल ही लगती है। इसमें से जो डायंथस है ये है जीनस नेम, ठीक है, जेनरा। ये देखें ये जीनस नेम है डायंथस, और हमेशा ये स्टार्ट होती है कैपिटल वर्ड से। डी देखें इसमें कैपिटल वर्ड है। और कैरोफाइलस इज द स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज नेम, स्पेसिफिक एपिथेट है और ये कैपिटलाइज नहीं होता। इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो भी स्मॉल होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ये कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता। और उसके बाद ये जो अब जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट पे कंसिस्ट कर रहा है पूरा प्लांट नेम, ये सारे का सारा अगर हाथ से अगर हम लिखते हैं इसको तो अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम टाइप करते हैं तो मोस्टली इटैलिसाइज करेंगे। यानी साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक होता है या अंडरलाइन होता है। और उसके बाद ये एल है, ये देखो ना, ये इटैलिक नहीं हुआ हुआ, ये ऑथर साइटेशन इसको कहते हैं, यानी किस साइंटिस्ट ने इस प्लांट को पहले डिस्कवर किया और नाम दिया, सही है। अब ये इटैलिक भी नहीं होना चाहिए और अंडरलाइन भी नहीं होना चाहिए, और ये एब्रीवेटेड होना चाहिए, यानी ये लीनियस है। लीनियस ने फॉर द फर्स्ट टाइम डायंथस कैरोफाइलस को डिस्कवर किया और नाम दिया उसको, तो इसलिए इस ऑथर साइटेशन इसकी क्या है, एल है, इसका लीनियस का एब्रिवेशन लग गया, और एल के साथ ये डॉट है, डॉट शो कर रहा है कि ये एक एब्रिवेशन है, ये एक फुल नेम नहीं है। सो ये चीजें आपने याद रखनी है। बायनोमियल मीन्स टू नेम्स, जीनस comes first and is always capitalized and italicized. The specific epithet comes after the genus and is always lowercase and italicized. And the author citation comes after the specific epithet and it is neither italicized nor underlined. I hope आपको ये clear होगा। देन अगर हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखें, जैसे कि एलियम आर्सुजेंसे है, एलियम आर्सुजेंसे है, और एकर एंड कोएंचो इसका ऑथर साइटेशन है, ठीक है। अब ये एलियम इसमें जीनस नेम है, आर्सुजेंसे जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है, और एकर एंड कोएंचो जो है वो ऑथर साइटेशन है। और अब ये एक साइंटिस्ट नहीं है, एक से ज़्यादा साइंटिस्ट इसकी डिस्कवरी में इन्वॉल्व थे, इस वजह से दो साइंटिस्ट थे तो दोनों के दरमियान एंड लगा के दोनों का नाम आ गया इसके साथ ऑथर साइटेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और स्पीशी है एलियम रोजियम। एलियम रोजियम एल, एलियम जीनस नेम है, रोजियम इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, एल इसकी ऑथर साइटेशन है, और इसकी सब स्पीशी जो है वो है गुलिकेंसे, कोएंचो एंड एकर। अब सब स्पीशी इसकी एलियम रोजियम की सब स्पीशी जो है वो इसके साथ इस तरह लिखी जाती है। किसी भी प्लांट की अगर एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, सब स्पीशीज़ हैं, ठीक है, स्पीशी तो ये होगी ना, एक से ज़्यादा सब स्पीशीज़ हैं तो उनको फिर इस तरह से लिखा जाता है, SUBPSP डॉट लगा के
आगे फिर उसकी सब स्पीशी का नाम लिखते हैं, उसको भी इटैलिक करते हैं और फिर लास्ट में ऑथर साइटेशन लिखते हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीट नाम बनता है एक ही प्लांट पर, ठीक है। जनरली हम लिखते हुए या पढ़ते हुए ये बोलते होते हैं जस्ट एलियम रोजियम, रोजा इंडिका, जैसे आपको मैंने बताया है। लेकिन एक कंप्लीट नाम लिखना हो तो उसका लिखने का ये तरीका है, जीनस नेम, स्पीशीज नेम, ऑथर साइटेशन। अगर उसकी कोई सब स्पीशी है तो फिर सब स्पीशी लिख के, अगर नहीं है तो ये छोड़ के फिर आगे ऑथर साइटेशन। ओके, देन comes the International Code of Nomenclature. At a meeting in Paris in 1867, European and American botanists agreed to use Linnaeus binomial classification as a starting point for all the scientific names of plants. So 1867 में पेरिस में एक मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हुई थी, जिसमें साइंटिस्ट ने ये फाइनलाइज किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लीनियस का बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो यूज हुआ करेगा फॉर द साइंटिफिक नेमिंग। एंड उस कांग्रेस में जो इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस थी उसके अंदर कुछ जो है रूल्स दिए गए थे। 1867 में ही कुछ रूल्स बना दिए गए थे और उन यानी 6-7 कुछ रूल्स हैं। अगर कोई प्लांट नेम उन 7 रूल्स पे पूरा उतरता है तो इट मींस कि दैट इज अ वैलिड एंड लेजिटिमेट साइंटिफिक नेम। अगर उन रूल्स में से कोई भी रूल किसी नाम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा या मिस हो रहा है तो इट मींस कि दैट इज नॉट वैलिड एंड इलेजिटिमेट प्लांट नेम। सो इन रूल्स के अंदर रिवीजन या चेंजेस कैसे की जा सकती हैं, हर कुछ साल बाद एक इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस होती है दुनिया के किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो जिस वक्त कोई इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हो तो साइंटिस्ट अगर प्री प्लान कर लेते हैं कि हमने रूल्स के अंदर ये चेंज कराना है या कोई चीज़ जो है कोई रिवीजन लानी है कोड के अंदर, कोड के जो रूल्स हैं उनके अंदर, तो फिर वो इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस में डिस्कस किया जाता है। जैसे लेटेस्ट जो इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस जो पहली दफ़ा रिवाइज हुई थी ICBN कमेटी में, वो हुई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 2011 में। फिर उसके बाद लेटेस्ट जो अभी सबसे आखिर में इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हुई है वो शनचन में हुई थी चाइना में, ठीक है, इन जुलाई 2017। What are two basic activities governed by the ICN? What is the scientific name? ये 2 चीज़ें बेसिकली अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ मैं कि ICN की या ये जो कोड है नोमेनक्लेचर का, इसकी जिम्मेदारी क्या है। नेमिंग न्यू टेक्सा, जो नए टेक्सा है, नई इन्वेंशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, उनके प्लांट्स के नेम देना, और डिटरमाइनिंग द करेक्ट नेम फॉर प्रीवियसली नेम टेक्सा। और इससे पहले जितने भी अभी तक नाम दिए जा चुके हैं प्लांट्स को, उन नामों को करेक्ट करना, उनको देखना कि कौन सा इनवैलिड है, इलेजिटिमेट है, और उसको वैलिड करने की या लेजिटिमेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद साइंटिफिक नेम असाइंड बाय द रूल्स ऑफ ICN इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मल्पीजिया है, जिंजीप्रेलिस है। और ये रूल्स कौन से हैं ICBN के या ICN के रूल्स? ये रूल्स हैं जिसमें फर्स्ट वन इज दैट बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ zoological nomenclature एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स की नेमिंग का सिस्टम एनिमल्स की नेमिंग के सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यानी zoological nomenclature अलग है, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर अलग है, इन दोनों को कहीं से भी एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसके बाद ईच टेक्सॉन ऑफ अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड रैंक कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम, ठीक है। हर एक रैंक का पर्टिकुलर जो नेम है किसी टेक्सा का, ठीक है। रैंक क्या होता है? रैंक इसमें जो किंगडम रैंक है, डोमेन एक रैंक है, फैमिली एक रैंक है। इसके अलावा आगे इसी तरह नीचे चलते जाओ आप, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी, ये एक रैंक है, ये टेक्सोनोमिक रैंक है और उनको टेक्सा भी कहते हैं, ठीक है। सो हर एक रैंक के ऊपर जो नेम होता है वो एक ही हो सकता है किसी का, ओनली वन करेक्ट नेम हो सकता है किसी भी चीज़ का। फिर ईच नेम मस्ट बी लिंक्ड टू अ टाइप स्पेसिमेन, ठीक है। हर एक नाम जो है ना एक टाइप स्पेसिमेन के साथ लिंक होना चाहिए।
टाइप स्पेसिमेन को आगे फर्दर मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, जिसमें यानी कि आपने कोई प्लांट कलेक्ट किया है तो उसका एक स्पेसिमेन आप हर्बेरियम में सबमिट करवाते होते हो, उसको ड्राई करके उसको शीट के ऊपर पेस्ट करके एक स्पेसिमेन बना के सबमिट करवाते होते हो, उसको कहते हैं टाइप स्पेसिमेन। तो हर एक नाम का एक टाइप स्पेसिमेन होना ज़रूरी होता है, यानी उसका एक सैंपल होना ज़रूरी होता है कि ये वाला पौधा था, फलां साल में कलेक्ट हुआ, फलां साल में इसको ये नाम दिया गया, इसका नाम फलां साल में पब्लिश हुआ है। सो इसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड होता है। Fourth one is the botanical nomenclature of taxonomic group is based on priority of publication। ठीक है, अगर दो साइंसदानों ने एक ही प्लांट को नाम दिया है तो उसमें से वो नाम वैलिड होगा जो पहले पब्लिश हुआ था। ठीक है, अगर एक ने 2010 में किया, एक ने 2012 में किया है, तो वैलिड वो वाला होगा, वो वाला एक्सेप्टेड होगा जो 2010 में हुआ है। सो साइंटिफिक नेम्स आर ट्रीटेड एज लैटिन। The rules and regulations of the ICBN are retroactive। Retroactive means के जो प्लांट नेम है वही zoological nomenclature में किसी एनिमल का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो बोटेनिकल nomenclature के हिसाब से अगर किसी प्लांट का नाम है वही zoological nomenclature से एनिमल का भी हो सकता है, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं है, because botanical nomenclature is always independent of the zoological nomenclature। ठीक है, ये देखें, ये जो आपको टाइप स्पेसिमेन की बात मैं आपको बता रही थी, जस्ट लाइक दिस, ये टाइप स्पेसिमेन होता है, इस तरह से टाइप स्पेसिमेन बनता है। उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन वाली जो मैंने आपको बात बताई है, ये देखो पोलीगोनम एक प्लांट है, और पोलीगोनम की एक स्पीशी है, उसको किसी ने लिनियस ने नाम दिया एविकुलेर का, और उसके बाद लिंडमैन स्वेंसबॉट टिट्सकर ने, ठीक है, लिंडमैन ने इसको नाम दिया हेट्रोफाइलम, इसी की स्पीशीज को, लेकिन अब इसमें से वो माना जाता है जो पहले पब्लिश हुआ। लिनियस ने इसको पब्लिश किया 1753 में, और लिंडमैन ने इसको पब्लिश किया 1912 में। तो अब इसमें से ये जो है ये इसको प्रायोरिटी दी जाएगी इस नाम को, क्योंकि ये पहले पब्लिश हुआ है। What are the legitimate illegitimate names? इसको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो that is according with the rules of ICN is legitimate, और जो किसी रूल को वायोलेट कर रहा होता है वो illegitimate होता है। और ICN के जो रूल्स हैं उसमें चेंजेस कैसे आ सकती हैं इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस के थ्रू। और प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि नाम जो पहले पब्लिश हुआ हो वो लेजिटिमेट होता है। और नाम की पब्लिकेशन स्टार्ट कब हुई थी? लिनियस के दौर से, इन 1753। इसके बाद मैंने आपको जो बात बताई है कि जो मोरस एक प्लांट का भी नाम है, मलबरी का नाम है, जो ठीक है शहतूत जो होता है, मोरस एल्बा और मोरस नाइग्रा, दो स्पीशीज हैं शहतूत की। यही मोरस एक एनिमल बर्ड जो है, एनिमल्स में एक बर्ड है, उसका भी नाम है। ये देखें, ये वाला बर्ड जो, इसका भी नाम मोरस है जूलॉजी में। और ये है मलबरी, इसका भी नाम मोरस है प्लांट्स में। ठीक है, तो अब अपनी अपनी जगह पर इसको भी हम मोरस कहते हैं, इसको भी हम मोरस कहते हैं। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक प्लांट का भी नाम वही है जो एक बर्ड का नाम है। इसी तरह से फिग्स, फाइकस जो है वो फिग्स के लिए भी यूज होता है, ये देखें, ठीक है, इंजीर के लिए। और इसी तरह से फाइकस जो है वो जूलॉजी में गैस्ट्रोपोड्स का एक ग्रुप है, उसके लिए भी यूज होता है, इनके लिए भी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंजीर को भी हम फाइकस कह रहे हैं और गैस्ट्रोपोड को भी हम फाइकस कह रहे हैं, बोथ पोड्स कैन ट्रीट सेम ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसको कहते हैं रेट्रोएक्टिविटी ऑफ द ICN। बाय कॉमन नेम्स आर डिसएडवांटेजेस, ये मैं आपको पहले बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल होते हैं, कॉमन नेम्स यूनिवर्सल नहीं होते, कंसिस्टेंस नहीं होते, एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं किसी के। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी एक ग्रुप का कॉमन नेम तो होता है, लेकिन उसके अंदर जितनी स्पीशीज हैं उनका अलग अलग कॉमन नेम होता ही नहीं है। सो इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जो है मल्टीपल या टू मेनी नेम्स होते हैं डिफरेंट रीजन्स में। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं कॉमन नेम्स की। अब रैंक भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन जो है इसमें हायर रैंक में सारे लोअर रैंक्स शामिल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये देखें,
किंगडम एक रैंक है, इसके अंदर ये सारी चीजें शामिल है। फाइलम एक रैंक है, इसके अंदर ये सारे रैंक्स शामिल है, लोअर रैंक्स। ऑर्डर एक रैंक है, इसके अंदर ये सारे लोअर रैंक्स शामिल है। इसी तरह से ये सारे टेक्सोनोमिक रैंक्स कहलाते हैं, ठीक है। और हर एक टेक्सोनोमिक रैंक को टेक्सा भी कहते हैं। ये फाइलम एक टेक्सोनोमिक रैंक है और एक टेक्सा है। क्लास एक टेक्सोनोमिक रैंक है और एक टेक्सा है। ऑर्डर एक टेक्सोनोमिक रैंक है और एक टेक्सा है। इसी तरह से सब क्लास भी एक रैंक है, सब ऑर्डर भी एक रैंक है, इस तरह से, ठीक हो गया। ये हायरार्किकल, इसको हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, हायरार्की कहते हैं ना, या हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें किंगडम से लेकर सबसे छोटा जो ग्रुप है वो स्पीशीज का है। सो दिस इज द रैंक, ठीक है। और पोजीशन का क्या मतलब होता है? प्लेसमेंट एज अ मेंबर ऑफ अ टेक्सॉन ऑफ द नेक्स्ट हायर रैंक, ठीक है। यानी कि एस्टर एंड रोजा एक ही जीनस में आते हैं, दोनों की जीनस एक ही, एस्टर और रोजा की, लेकिन दोनों की पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। यानी फैमिलीज डिफरेंट है। एस्टर एस्टरेसी में आता है और रोजा जो है वो रोजेसी में आता है। जीनस दोनों की सेम है, सॉरी आई मीन टू से कि सेम रैंक में, यानी रोजा भी एक जीनस है और एस्टर भी एक जीनस है, सेम रैंक है उनको, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है। यानी ये और फैमिली में आता है, ये एक डिफरेंट फैमिली में आता है। इसको कहते हैं पोजीशन। प्लेसमेंट एज अ मेंबर ऑफ अ टेक्सॉन ऑफ द नेक्स्ट हायर रैंक। डेंड्रोग्राम है टेक्सोनोमिक रैंक्स का, ठीक है। सबसे पहले टेक्सा जो है वो डोमेन है, डोमेन में आगे किंगडम, किंगडम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज, जीन्स, और इनके अंदर मल्टीपल जो है इनके वो सब चीज, सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब क्लासेस जो हैं या डिफरेंट चीज़ें जो है वो मल्टीपल इसमें शामिल हो सकती हैं। व्हाट इज अ टर्नरी नेम? सब स्पीशीज या वेराइटी नेम को टर्नरी नेम कहा जाता है, और दोनों इंट्रास्पेसिफिक नेम्स होते हैं। यानी एक ही स्पीशी की आगे ज़्यादा, एक स्पीशी है उसकी आगे 2 या 3 सब स्पीशीज या 2 या 3 वेराइटीज हों तो वो उसके टर्नरी नेम्स होंगे आगे। जैसे ये है टॉक्सिकॉन्डेंड्रॉन रेडिकन्स, और इसकी सब स्पीशी है डाइवर्सिबोलम। तो ये जो डाइवर्सिबोलम है ये इसको कहते हैं टर्नरी नेम, ठीक हो गया। सिमिलर इज द केस विद दिस वेराइटी। ये आर्बुटा की वेराइटी है ओडोंटोलोपेस, और ये जो है ये टर्नरी नेम है। फिर इस ICDN के अकॉर्डिंग एक ये रूल भी था कि अब फैमिली नेम हमेशा CAEAE पे एंड होने चाहिए। ये देखें, जैसे एपिएसी, एरिकेसी, एस्टिरेसी, ब्रासिकेसी, क्लूसिएसी, फबेसी, लैमिएसी, पोएसी, फेबोइडी, ठीक है। फबेसी है ये, फेबोइडी नहीं है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई भी है। ये चीज़ जो है ना इसी के साथ आती है, इसी में है ये फबेसी में, यहाँ तक आप करें इसको, पोएसी तक, ठीक है। तो लेजिटिमेट फैमिली नेम क्या है? जो एंड होता है CEAE पे, जबकि इससे पहले फैमिलीज के नेम डिफरेंट हुआ करते थे। जैसे कि देखो आप, एपीएससी का पहले पुराना नाम होता था अम्बेली फरी, ठीक है। अब सी नहीं आ रहा है इसके एंड पे। इसी तरह से एरिकेसी का पुराना नाम होता था पामी, एस्टरेसी का पुराना नाम होता था कंपोजिटी, ब्रेसिकेसी का क्रूसीफरी, क्लोसिएसी का गुटिफरी, फबेसी का लेगुमिनोसी या पेपिलियोइडी, और लेमिएसी का लेबिएटी, और पोएसी का ग्रेमिनी। ये पुराने नेम होते थे और ये लेटेस्ट लेजिटिमेट नेम्स हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अल्टरनेट नेम्स हैं और अभी भी लिटरेचर में ये अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एस्ट्रेसी नहीं लिखा हुआ, कंपोजिटी लिखा हुआ है, तो अब इसको आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एस्ट्रेसी फैमिली की बात हो रही है। सो व्हाट इज नॉमेनक्लेचर टाइप? मैंने आपको पीछे टाइप स्पेसिमेन का जैसे बताया था। तो टाइप स्पेसिमेन से को जानने के लिए आपको नॉमेनक्लेचर टाइप का पता होना जरूरी होता है। कोई भी हर्बेरियम स्पेसिमेन जो कि परमानेंटली एसोसिएटेड है विद द नेम इज नोन एज अ नॉमेनक्लेचर टाइप। और इसकी कुछ 4 टाइप्स होती हैं नॉमेनक्लेचर टाइप की: होलोटाइप, आइसोटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप। होलोटाइप कौन सा होता है कि प्राइमरी स्पेसिमेन जिसकी बेस पर कोई नाम जो है वो रखा जाता है उसको होलोटाइप कहते हैं एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन।
आइसोटाइप होता है इस होलोटाइप का अगर कोई डुप्लीकेट है, ठीक है, अगर कोई डुप्लीकेट है दैट इज कलेक्टेड एट द सेम टाइम बाय द सेम पर्सन फ्रॉम द सेम प्लेस, यानी एक बंदे ने एक स्पेसिमेन कलेक्ट किया था जिसकी बेस पर नाम रखा और उसको उसको कहते हैं होलोटाइप उस स्पेसिमेन को, लेकिन उसी के साथ अगर एक और उसने प्लांट कलेक्ट किया था, उसका डुप्लीकेट कलेक्ट किया था, तो उसको हम कहेंगे आइसोटाइप, ठीक है। और लेक्टोटाइप क्या होता है? इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज द टाइप व्हेन होलोटाइप नॉट अवेलेबल। जब होलोटाइप किसी वजह से मिस हो गया है या मिसप्लेस हो गया है या किसी ड्रास्टिक इवेंट में खत्म हो गया है, यानी फॉर एग्जांपल कहीं पे जल गया है या उड़ गया है या फट गया है या इस तरह का कोई हुआ है जिसकी वजह से होलोटाइप मिसिंग है, तो अब उसकी जगह ओरिजिनल मटेरियल दोबारा से अगर एक नया स्पेसिमेन बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे लेक्टोटाइप, ठीक है। उसके बाद नियोटाइप है स्पेसिमेन डिराइव्ड फ्रॉम अ नॉन ओरिजिनल कलेक्शन दैट इज सिलेक्टेड टू सर्व एज द टाइप, ठीक है। लेक्टोटाइप और नियोटाइप में क्या डिफरेंस है कि होलोटाइप के वक्त की जो कलेक्शन थी उसी कलेक्टेड मटेरियल से कोई और प्लांट सेलेक्ट किया और होलोटाइप की जगह उसको रख दिया तो उसको कहेंगे लेक्टोटाइप। लेकिन नियोटाइप क्या होगा कि दोबारा से नए सिरे से कलेक्शन करके तो स्पेसिमेन जो है उसको टाइप स्पेसिमेन टाइप बनाया गया, तो इसलिए उसको कहेंगे नियोटाइप। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोर ऑफ दीज टर्म्स, होलोटाइप, आइसोटाइप, लेक्टोटाइप एंड नियोटाइप। Taxa at which ranks have types. Type exists for all ranks up to the family. सही है. A specimen described by Linnaeus is the type for the Brassica campestris, or Brassica campestris is the type for the genus Brassica. Genus Brassica is the type for the family. यानी नीचे की तरफ ऑर्डर में आते जाओ तो पहले वाला जो है दूसरे की टाइप होता है. सबसे पहले जो था वो अपने से नीचे वाले रैंक की टाइप होता है. या नीचे ये दो रीजंस दी हुई है कि नाम क्यों चेंज किए जा सकते होते हैं. किसी भी नाम को चेंज करने की दो वजूहत हो सकती हैं कि अगर तो कोई नाम जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है, इलेजिटिमेट है, तो उसको चेंज करने के लिए हम बोटैनिकल कांग्रेस में कोई पेश कर सकते हैं कि अब इसका नाम इस तरह से होना चाहिए, उसमें ये फॉल्ट है. एडिशनल रिसर्च जो है, जैसे रिसर्च के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम नई डेफिनेशन और नई डिलिमिटेशन अगर टेक्सॉन की आती हैं उसके अकॉर्डिंग कोई चेंज आ जाता है नेमिंग में, तो उन नेमिंग को फिर जस्टिफाई करने के लिए इनको दोबारा से रिवाइज किया जा सकता है. व्हाट इज अ स्पीशीज? ये भी एक कॉमन सी चीज़ है, पहले जो बता चुकी हूँ कि सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं और दे कैन इंटरब्रीड, ठीक है. इंटरब्रीडिंग उनकी हो सकती होती है आपस में, और उनसे बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं. और SP डॉट या SPP डॉट जो है ये सिंबल यूज होता है फॉर स्पीशीज, और इसको ना अंडरलाइन करते हैं ना ही इटैलिक करते हैं, ठीक है. SP डॉट सिंगुलर स्पीशी के लिए और SPP डॉट जो है वो प्लूरल स्पीशीज के लिए यूज होता है. जैसे कि एलियम, L डॉट SP डॉट हैज अ मीनिंग ऑफ के एक स्पीशी है ये एलियम की, और SPP डॉट जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एलियम की मल्टीपल स्पीशीज की, मोर देन वन स्पीशीज की. ये भी स्पीशीज की जो है वो डेफिनेशन एग्जांपल्स हैं, ठीक है. फिर सब स्पीशीज की कैटेगरी आ जाती है. सब स्पीशीज का जैसे आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि सब स्पीशी अगर SP डॉट है तो इसका मतलब है सिंगुलर है, और अगर एक से ज़्यादा सब स्पीशीज की बात करनी है तो फिर SP लगाएंगे, ठीक है, डॉट लगाएंगे, SP डॉट लगाएंगे. और ये सेम एग्जांपल है जो पीछे मैंने आपको बताई थी सब स्पीशीज के लिखने के तरीके के तौर पर. देन वैरायटी क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स सबऑर्डिनेट टू द स्पीशीज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीशीज इन वन और मोर इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये रिटन इन लोअर केस एंड इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइन VAR डॉट के साथ इसको लिखते हैं फ्रॉम लैटिन वैरायटी. एंड जैसे फॉर एग्जांपल सेप्सिस है कैनेडेंसिस L डॉट और VAR डॉट एल्बा है, तो इसका मतलब है कि इस प्लांट की ये एक एल्बा जो है ये एक वैरायटी है. आगे इसका ये ऑथर साइटेशन लगी हुई है. सो वैरायटी क्या होती है? किसी भी प्लांट के अंदर
टिश्यू कल्चर से या टिश्यू कल्चर नहीं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, या आप इसी तरह की जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी मदद से कोई करेक्टर जो है वो डिफरेंट कर लेते हैं, एक नई उसके अंदर वैरायटी बना देते हैं, तो वो उस पहले वाले की वैरायटी बन जाती है। ठीक है, मिसाल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ मेज की। फॉर एग्जांपल मेज है, मेज कर्नल्स की लेंथ को लॉन्ग करने के लिए उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन पैदा की जाए, और अब जो नए प्लांट्स बने उनके अंदर कर्नल लेंथ जो है वो बड़ी हो जाए पहले वालों से। तो अब ये जो बड़ी लेंथ वाला प्लांट बना है इसको हम कहेंगे कि ये पहले वाले की वैरायटी है। तो ये वैरायटीज होती हैं स्पीशीज की, कि एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स जो इनहेरिटेबल होते हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है। हाइब्रिड्स क्या होते हैं? दो क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, ये क्लोजली रिलेटेड लेकिन डिस्टिंक्ट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स जब इंटरब्रीड करते हैं तो जो नया पौधा, नया प्लांट बनता है वो हाइब्रिड होता है। ठीक है, यानी आप क्रॉस पॉलिनेशन करवा के दो डिफरेंट प्लांट्स की तो एक हाइब्रिड बना सकते हैं। These are not fertile, often they are sterile and produce no seeds and no fruits. ठीक है, written in lower case and italicized or underlined, इनको लोअर केस में लिखा जाता है, छोटे लफ्जों में लिखा जाता है, और उनको इटैलिक किया जाता है या अंडरलाइन किया जाता है। सो एक हाइब्रिड को प्रेजेंट करने के लिए एक्स यूज होता है, एक्स का सिंबल यूज होता है, और ये जीनस और हाइब्रिड एपिथेट के दरमियान लिखा जाता है, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है। प्लेटिनस ऑक्सीडेंटलिस स्पीशीज का क्रॉस कराया गया प्लेटिनस ओरिएंटलिस स्पीशीज के साथ।